अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमारे जी। साथ okay, I'm Faryal. I'm a researcher, writer, and a journalist. I'm doing podcast on different issues with different entrepreneurs, trainers, intellectuals, writers. तो आज हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनलिज्म एज वेल एज डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। और इसके लिए हमने इनवाइट किया है सर पॉलिटिकल साइंटिस्ट सर फैसल जैदी को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। वेलकम सर। थैंक यू जी, थैंक यू। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, हाउ आर यू? हाउ आर थिंग्स ऑन योर साइड? सर वेरी वेल सर, वेरी वेल सर। ओके सर, आज हमारा टॉपिक है जो कि लास्ट टाइम हमने किया था ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनलिज्म को ग्लोबल एक्सपेक्ट से। और बहुत सारे व्यूअर्स ने इस बात पे एम्फसाइज किया है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनलिज्म इन सिनेरियो इन पाकिस्तान स्पेशली, जहाँ पे हाईली फ्रेगमेंटेड सोसाइटी है। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है वो इतना वेग है, और नेशनलिज्म हमें यहाँ पे किसी और सेंस में नजर आती है। यहाँ पे डेमोक्रेसी इतनी हाईली चैलेंज है, मतलब इसके लाइक पाकिस्तान की बर्थ से ही डेमोक्रेसी जो है वो एक कंट्रोवर्शियल इशू है। तो सर इस पे हम उस हवाले से लेके व्यूअर्स के काफी क्वेश्चंस हैं इस सब के, पाकिस्तान में हम ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म के इशू को कैसे देख सकते हैं। पहले हम सर इस सवाल से शुरू करते हैं अपनी इस डिस्कशन का आगाज। सर क्वेश्चन ये है कि हाउ वी कैन सी द ग्लोबल, like you have recommended that there should be global nationalism now, so how we can see global nationalism in this fragmented society like Pakistan? राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमने पिछली गुफ्तगू के अंदर ये बात की थी कि फ्रेगमेंटेड सोसाइटी ये पोस्ट मॉडर्न एक डायलेमा है। और हमने ये बात की थी कि ये पोस्ट मॉडर्निटी एक फिलर है जिसकी कोई फिलोसॉफिकल बुनियादें नहीं है। सो देयरफॉर अगर हम इस फिलर के ऊपर अपनी अजम्पशंस खड़ी करनी शुरू कर देंगे तो व्हाट वी विल गेट लोड्स ऑफ स्पेकुलेशंस बट नो रियल सब्सटेंस। मैंने आपसे गुजारिश की थी पिछली गुफ्तगू के अंदर भी कि इंसान का जो बुनियादी मसला है वो खुराक है, मटीरियल स्ट्रगल है। ठीक है जी। And as you can see that countries, poor countries or developing countries like Pakistan, ये डायलेमा और भी बड़ा खुलकर सामने आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी टेलीविजन के ऊपर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट डाटा बिकॉज इसकी स्टडीज अभी हमारे सामने पोस्ट कोविड नहीं आई है, बट सो फार पीपल आर सेइंग दैट प्री कोविड poverty line Pakistan की 40% पे थी, which has jumped up to 50 in the last 3 to 4 months. Okay. Right. So what we are saying is, you can see what has happened in oil sector. All of a sudden prices बढ़ाई गई हैं। ये एक अलग डिबेट है कि उनको कम गलत तरीके से किया गया था और अब उनको रियलिस्टिक लाने की कोशिश की जा रही है, वट एवर। सिमिलरली वी आर प्रिडिक्टिंग दैट हमारे पास वीट शॉर्टेज आएगी विंटर्स में। हमारे पास ये जो लोकस्ट अटैक है उसकी वजह से विंटर क्रॉप्स के ऊपर बहुत बुरा असर जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल व्हाट आई सी इज पीपल यूनाइटिंग फॉर मटेरियल रिसोर्सेज। जो डेप्रीविएशन क्रिएट होगी उससे लोग इकट्ठे होंगे। लोग जैसे अभी सैलरीज नहीं बढ़ी हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट्स में जा रही है, इनकम इंक्रीज नहीं हो रही है। तो सर्वाइवल ऑफ द पीपल, that will be the greatest challenge which I foresee, and that will bring solidarity on the lines of classes. सो मार्क्स का थीसिस जो कि 1848 के करीब हमारे सामने आया था, वो इट स्टिल होल्ड वाटर एंड इट स्टिल इज रेलेवेंट इन द 21st सेंचुरी। और यही कुछ आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड में भी होता हुआ, जिस हिसाब से वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी रेट जो है वो भी इंक्रीज करेगा। ओके, तो सर आप ये कह रहे हैं कि ये इंक्रीज करेगा, और इसको हम
ग्लोबल और नेशनलिज्म के एस्पेक्ट से कैसे देख सकते हैं, now क्योंकि we have to पाकिस्तान। now we have to जी सर। connect the dots. Now we have to connect the dots. See what is happening, that globally people will unite, जो कि again मैं मार्क्स की जो है काम से ही अगर quotations ले लूं, workers of the world unite, you have nothing to lose except your chains and so forth. यस। So workers and the poor people of the world, they have to unite for their livelihood, क्योंकि यस। एक ही किस्म की तहरीकें हैं, उनका बैकग्राउंड एक जैसा है, जो हमें अभी उभरती भी नजर आ रही है। लेकिन सर इस बात को लेके लास्ट ओवर द डेकेड, जैसे कि अभी आपने ये बात की पॉवर्टी की एग्जांपल देखे, और ये कि वर्कर्स का कोई मतलब घर नहीं होता क्योंकि उसने अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए उसने और जगह पे मूव करना होता है। तो सर ये हम ओवर द सेंचुरीज एंड ओवर द डेकेड्स हम ये चीज देख रहे हैं। लेकिन अभी इस टाइम जो नेशनलिज्म जीनोफोबिक कलर में जो दुनिया के सामने आई है, क्योंकि ये लोग जो हैं दूसरे लोगों को जो है वो एक्सक्लूड कर रहे हैं और उसको अपनी इकोनॉमी में बर्डन समझ रहे हैं। तो सर इसमें कैसे ये वाली एग्जांपल आ सकती है, क्योंकि अब तो विद इन भी वर्कर्स का मसला है और बाहर से भी कोई भी कंट्री सर अफोर्ड नहीं कर रहे, कोई भी नेशनलिस्ट। और इस टाइम जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं उनकी पॉलिसी ये है कि वो लाइक जीनोफोबिक और एक ठीक है, आप अमेरिका की एग्जांपल दे रही हैं, आप अमेरिका की एग्जांपल दे रही हैं। देखिए सर इंडिया वी कैन सी अदर कंट्रीज टू लाइक यूरोप, क्योंकि पीपल मूव, लोग जो है वो इधर उधर मूव करते हैं लाइक अमेरिका यूरोप फॉर देयर इकोनॉमी, ऑफ कोर्स टू सस्टेन देयर लाइव्स। लेकिन अभी ये जो ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म की डिबेट जो पिछले 3-4 सालों से जो इतनी कंट्रोवर्शियल और इतनी कंफ्यूजिंग बनी हुई है सर, उसमें नेशनलिज्म भी किसी और फेज में नजर आ रही है, जो नेशनलिज्म एक जीनोफोबिक सेंस में नजर आ रही है इतनी डिफ्यूजन के बाद। तो इसमें आप जो कार्ल मार्क्स के थीसिस के हवाले से बात कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स मूवमेंट ही हल है, बिकॉज क्योंकि जहाँ पे वर्कर ने जो है मूव करना ही करना है अपनी आपको फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन सर इस टाइम हमारे सामने एशियान कंट्रीज भी सामने हैं, हमारे सामने चाइना भी हमारे सामने है, और हमारे सामने यूरोप भी है, और हमारे सामने अमेरिका भी है। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि किस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता? अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले हमारे पास एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, जहां पर लेबर की मूवमेंट जो है वो बिल्कुल ही स्टैग्नेंट हो गई थी। लेबर लैंड के साथ फिक्स हो गई, जहां जरखेज जमीन थी वहीं पे लैंड फिक्स हो गई। उससे पहले की जो सोसाइटीज हैं, फॉर एग्जांपल हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, या हम अगर ले लें जो उसके बाद पेस्टरल जो हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी है, वहां पर हमें नोमैडिक नजर आता है कि लोग मटेरियल रिसोर्सेज की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर नोमैडिक मूवमेंट नहीं है लेबर की, स्पेशली टू द फर्स्ट वर्ल्ड, बड़ी सेलेक्टिव मूवमेंट है, जिसको आप एक जमाने में ब्रेन ड्रेन कहते थे। ऐसा नहीं था, हाँ ऐसा नहीं था कि फरियाल के दिल में आया या फैसल जैदी के दिल में आया कि चलो जी हमारा रिस्क अमेरिका में लिखा है, गठड़ी जो है वो कंधे पे डाली और अमेरिका के लिए निकल गए और वहां नौकरी मिल गई। नहीं, स्पेशली आफ्टर 1970s वगैरह आप देखेंगे, जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बेहतर हो गए, बहुत जबरदस्त चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। आपको वीजों के लिए वीजों की कैटेगरीज हैं, H1 वीजा लेना है जी, so only selected labor was able to go abroad। ठीक है, हम बात कर रहे हैं फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर अक्रॉस द ग्लोब। हमारे नजदीक ग्लोबलाइजेशन की सही डेफिनेशन ये है कि अगर लेबर मूव कर सकती है जहां उसको जॉब मिले, जिसकी एक एग्जांपल किसी हद तक यूरोपियन यूनियन है, जिसके अंदर यू कैन मूव फ्रीली। यू कैन बी अ जर्मन, यू कैन बी अ फ्रेंच, जो कि सैकड़ों सालों तक आपस में लड़ते रहे, मगर व्हेन यूरोपियन यूनियन केम इनटू बीइंग, उसके बाद एक जर्मन जो है वो फ्रांस में नौकरी कर सकता है, और फ्रेंच जो है बगैर किसी परमिट के बगैर किसी उसके
जर्मनी में जाके नौकरी कर सकता है। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबली। ठीक है, ये एक आप कह सकते हैं जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्क्स वाज एन आइडियलिस्ट और ये एक आइडियल सिनेरियो है, बट हमारे नजदीक दिस इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, बिकॉज जो फॉर्मूला आप इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर आज तक कैपिटलिज्म का आजमाते आए हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी लैंड माइन्स है, और ये लैंड माइन्स पहले हिस्टोरिकली बड़े गैप्स में एक्सप्लोड हो रही थी, मगर अब बड़े फ्रीक्वेंटली एक्सप्लोड हो रही। 2008 के बाद अब आप एक और प्रॉब्लम देख रहे हैं, स्टेबल नहीं हो रही वर्ल्ड इकोनॉमी, लोगों की जो हालात है वो बेहतर नहीं हो रहे, पुअर कंट्रीज आर गेटिंग पुअरर, ओनली फ्यू पीपल आर गेटिंग रिचर। तो ये एक फ्लॉड सिस्टम है कैपिटलिज्म का, विच नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। मेरा ख्याल है ओवरहॉलिंग का टाइम बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा है। एंड सर, इस हवाले से अफकार ताज़ा एक पोडियम है जो पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया है इस ड्यूरिंग पेंडेमिक, तो उसमें डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स बाहर से भी, इसमें नजम सेठी और नोम चोम्स्की की डिबेट थी और इसमें डिफरेंट लोगों की थी। तो सर रिसेंटली अभी मलिहा लोधी ने डिबेट की है जिसपे उसने ये कहा है कि ग्लोबलाइजेशन को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग उसको शेप देने की बहुत अशद जरूरत है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का जो इकोनॉमिक एक्सपेक्ट है उस पर रिगार्डिंग तो पूरी दुनिया में वैसे ये इश्यू है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के जो कुछ एक्सपेक्ट्स हैं उनको मैनेज करने की जरूरत है। हम भी तकरीबन यही बात कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, और ये जो है इसके अंदर जो कैपिटलिस्ट फिलोसफीज है जो कि एंटी पुअर है, एंटी लेबर है, उनको रिप्लेस करने की जरूरत है। और हमें बड़ी अक्लमंदी के साथ हमें इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म को यूज करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। ठीक है, लोग पहले आएंगे, मजदूर पहले आएंगे, गरीब अवाम पहले आएंगे, इंसान पहले आएंगे, उसके बाद बाकी जो चीजें उनको देखा जा सकता है। ओके, तो सर पाकिस्तान में मेरा मतलब इसको किस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब इसकी इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के हवाले से क्या हो सकती हैं, जो कि हमारे यहाँ ओवरसीज जो है वो वापस दे आर कमिंग बैक टू पाकिस्तान। तो सर उसके हवाले से क्या कहेंगे आप, क्या विद इन जो इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इकोनॉमिक क्राइसिस इतने बढ़ गए हैं, हम लोग स्टेगनेंसी की तरफ चले गए हैं, और ऊपर से फिर ओवरसीज भी आ रहे हैं, जिसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं क्योंकि उनको मर्ज किया जा सकता है, उनसे स्किल, उनसे लेबर, उनकी उनको एक तरह से एज एन ऑर्गेनाइजेशन यूज किया जा सकता है अपनी लेबर को उनके साथ मर्ज करके। सर एक ये एक्सपेक्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है ये इस पे बहुत डिबेट हो सकती है कि ये जो लोग, फॉर एग्जांपल मैं आज ही फिगर्स देख रहा था कि सिर्फ दुबई से तकरीबन 30,000 के लगभग पाकिस्तानी सिर्फ दुबई से पाकिस्तान वापस आए हैं। उसमें ज्यादातर क्लास जो है वो लेबर है, जो कि नॉट जी सर, ओके, ठीक है जी। तो देयरफॉर हमें अगेन, अगर तो हमारी इकोनॉमी का पहिया चल रहा है तो उन लोगों को जॉब्स मिल जाएंगी। वो कोई इतने वेल ऑफ नहीं है, जो वहां पर इंजीनियर्स वगैरह गए हुए थे, चलो उनके पास तो शायद कुछ सेविंग हो। ऑलमोस्ट 550 के करीब ऐसे लोग हैं अकॉर्डिंग टू द एम्बेसी कि जिनके पास टिकट के पैसे नहीं थे, जिनको पाकिस्तान एम्बेसी ने टिकट परचेज करके दिया। So not everyone that is coming back from different countries is a rich man, first of all, or if I may correct myself, it is not rich, or those who are having savings. ऐसे लोग बहुत कम है जो वापस आ रहे हैं। और यहाँ पर आकर क्या हमारी इकोनॉमी जो है इस वक्त इस पोजीशन में है कि उन लोगों को अपने अंदर खपा सके, ये एक दूसरा सवाल है जिसको हमें देखना होगा। अभी ऐसे लग रहा है कि हमारी इकोनॉमी जो कि पहले भी इतनी अच्छी नहीं थी, वो स्टैग्नेशन का शिकार है, और इसके अंदर जॉब्स क्रिएट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा जो हमारी मईशत के लिए चैलेंज आ जाएगा
वो आएगा रेमिटेंसेस की सूरत में। वो रेमिटेंसेस जो कि ये लोग भेज रहे थे वहां से कमाकर, वो शायद ड्राई अप हो जाए, और आगे आने वाले महीनों में ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज जो होगा वो हुकूमत वक्त के लिए होगा कि इस गैप को कैसे पूरा करना है जो कि रेमिटेंसेस की कमी की सूरत में हमारे सामने आ रहा है। सर इस हवाले से इनिशिएटिव पाकिस्तान ले चुका है। लास्ट टाइम मेरा पॉडकास्ट था, आई हैव डन पॉडकास्ट विद द यूनाइटेड नेशन स्पोक पर्सन, लाइक he has written article on this, like remittances and overseas, and he has been representative of Pakistan from last 14 years. तो उन्होंने आर्टिकल ही इस चीज पे लिखा है, और इस उन्होंने जो रिकमेंडेशन सजेस्ट किए हैं सर, उन्होंने जो पॉलिसी सजेस्ट किया वो पाकिस्तान उसके लिए इनिशिएटिव ले चुका है। और सर उसके लिए ये है कि पहले यहाँ पर लेबर क्लास भी आ रही है, एंड ऑफ कोर्स एजुकेटेड आवाम भी आ रही है, जिसमें इंजीनियर्स भी शामिल हैं और जिसमें दूसरे मतलब MBAs और ये सब भी शामिल हैं। सर हम उनको अपनी जो फर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हम एज अ फर्म भी यूज कर सकते हैं। उनसे हम उनके एक्सपीरियंस और उनके नॉलेज से हम अपने लोगों को मर्ज करके लाइक एक मैकेनिज्म के तहत हम लोग उनसे ये इट्स एन अपॉर्चुनिटी, और एज वेल दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। हम उनको मर्ज करके हम उनसे सीख भी सकते हैं, उनसे हमारी लेबर बहुत ज्यादा मुस्तफीद हो सकती है, और नए स्किल्स और नए पैटर्न्स और नए पर्सपेक्टिव और नई अप्रोचेस से जिस तरह वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते आए हैं, तो यहाँ पर हम उसको एज अ फर्म भी सर हम उनको इंक्लूड कर सकते हैं। एक तरह से चेक एंड बैलेंस भी हो जाएगा, और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनमें इंक्लूसिव कल्चर का स्टार्ट भी हो जाएगा। और दूसरा ये कि एवोल्यूशन प्रोसेस भी होगा, और एक प्रोग्रेसिव, और हमारा जो एक वर्क प्लेस है वो एक टॉक्सिक एक तरह से है, तो उसमें भी काफी चेंज आएगा। तो सर कल्चर जो है वो हमारा हर तरह से लाइक चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, जिन पॉलिसीज के तहत उन्होंने जो पॉलिसी रिकमेंड की है पाकिस्तान को। और उसके लिए जो है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के इस पॉलिसी पे जो है वो इम्प्लीमेंट इनिशिएटिव ले लिया है पाकिस्तान ने। सर ये बहुत ही जबरदस्त बात है पाकिस्तान के लिए। थोरेटिकली आपकी बात जो आप बता रही हैं, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा, थोरेटिकली इट्स वेरी गुड एंड इट साउंड्स वेरी नाइस। ठीक है। ओके इस वक्त सिचुएशन ये है कि क्योंकि हमने कोविड को सीरियसली नहीं लिया, गवर्नमेंट ने और लोगों ने भी, ओके वो पीक जो कि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स मई में आनी थी, वो जून से आके जुलाई में चली गई, और अब लोग कह रहे हैं अगस्त या अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में आई। आपको पता है कि एक बहुत बड़ा चंक जो है आपके जो एम्प्लॉयमेंट का है, स्पेशली फीमेल एम्प्लॉयमेंट का, वो प्राइवेट स्कूल्स है। अगर ये प्राइवेट स्कूल्स नहीं खुलते तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जो बंद हो जाएंगे। बड़ी चेन्स शायद सरवाइव कर जाए, मगर ये छोटे स्कूल्स बंद हो जाएंगे, जिससे ये जो आपकी लेबर है ये भी घर बैठ जाएगी। आपके बच्चे मोस्ट प्रोबेबली स्कूलों से बाहर आ जाएंगे। अभी आप देखें कि अभी बजट पास नहीं हुआ है, हमने तमाम तर प्रोसीजर्स और रूल्स को साइड पे रखते हुए ऑयल प्राइसेस इंक्रीज कर दी हैं। अभी उसका इन्फ्लेटरी इम्पैक्ट आना है। इस वक्त लग ये रहा है कि जो गवर्नमेंट एक रेगुलेटर होता है, या गवर्नमेंट एक जो मशीनरी होती है जो कि इकोनॉमी रन करती है, उसके हाथ से चीजें निकल गई हैं। वो इस वक्त क्राइसिस मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, ना कि क्राइसिस प्रिवेंशन का। इतला आती है कि ये पेट्रोल शॉर्ट हो गया तो वो भागम भाग पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पहुंचा दें। फिर उन्हें पता चलता है कि ओहो, हमने तो कीमतें बहुत कम कर दी थी, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को लॉस हो रहा है, देयरफॉर हमें क्या करना चाहिए, हमें प्राइस बढ़ा देनी चाहिए। हम प्रोसीजर का इंतजार किए बगैर प्राइसेस बढ़ा देते हैं, तो पता चलता है आटा शॉर्ट हो गया है, फिर पता चलता है चीनी शॉर्ट हो गई है। तो गवर्नमेंट प्रोएक्टिव के बजाय इस वक्त काम कर रही है क्राइसिस मैनेजमेंट का।
ठीक है, ऐसी सिचुएशन में लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज निकालना, लोगों को जेलन करना, या जो एक्सपर्टीज बाहर से आ रही है जैसे कि आपने अभी बताया, उनसे उनको इस तरह मिक्स करना कि उससे फायदा हो, इंक्लूसिवनेस की अप्रोच आए, ये एक बहुत ही बड़ा टास्क है, ये कोई मामूली टास्क नहीं होगा। Okay. मैं आपके पिछले सवाल की पहली लाइन से बहुत ज्यादा मुत्तफिक हूँ कि एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्राइसिस इज हैज अ बैग फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। बिल्कुल सही है, मगर वो जहन चाहिए, वो लोग चाहिए जो किसी भी कैटास्ट्रॉफी को, क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, So there are lots of opportunities that yes they are. there are but currently हमारी जो अप्रोच है वो सिटिंग डक वाली है। ठीक है, Okay. हमारी अप्रोच इस किस्म की है लाइक ऑस्ट्रिच जिसने अपना रेत के अंदर सर दिया हुआ होता है कि ये गुजर जाएगा टाइम, वो कबूतर जिसने बिल्ली को देख के आंखें बंद की हुई होती हैं। तो देयरफॉर इस तरह नहीं होगा कि हम बैठ जाए और टाइम गुजर जाएगा, नहीं, जब टाइम गुजरेगा तो वो अपने साथ बहुत सारे फंडामेंटल्स को बहा के ले जाएगा, चीजों को तब्दील कर देगा, एंड देन यू विल हैव नो रेमेडी, यू कैन नॉट गो बैक एंड रिजॉल्व द इशू, ऐसा नहीं हो सकेगा। तो प्रोएक्टिव लीडरशिप की जरूरत है, और इस वक्त बहुत सारे स्कॉलर्स यही कह रहे हैं कि वही लोग सरवाइव करेंगे जो इस गुजरते टाइम के साथ फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे और बड़ी तेजी से अपने आप को अडेप्ट करेंगे, चेंज सर्कमस्टांसेस के साथ अपने आप को अडेप्ट करेंगे। वो विलिंगनेस हमें एटलीस्ट मैक्रो लेवल पर नजर नहीं आ रही। Okay. एंड सर माइक्रो लेवल पे तो एटलीस्ट सबने एक्सेप्ट कर ही लिया है कि हमने जो है ऐसे ही रहना है, और डिजिटल वर्ल्ड पे हमने अपनी जिंदगी का आगाज करना है, और हमने इस वायरस के साथ भी जो है हमने अपने आप को जो सस्टेन करना है। तो सर एक्सेप्टेबिलिटी, अभी जैसे हम लोग अगर हम हिस्ट्री पढ़ें या हम लोग लाइक साइंस हमने पढ़ी है, तो उसमें हमारे ये होता है कि फैक्ट्स जो हमें नजर आ रहे होते हैं, फैक्ट्स उसके हवाले से हम कहते हैं, जैसे कि अभी इस पेंडेमिक से पहले ही सर हम जो स्टूडेंट्स हैं और जो रिसर्चर्स हैं और जो एक्सपर्टीज हैं, जो भी एकेडमीज के लोग हैं सर, वो ये सब बात कर रहे थे आपस में कि जो दुनिया 5 इयर्स बाद शिफ्ट होने वाली है, एक ड्रामेटिक शिफ्ट आ जाएगा, और लगेगा भी नहीं कि ये दुनिया है, लगेगा भी नहीं ये दुनिया है। तो सर ये बात करने के बाद 5 इयर्स तो दूर, अभी मंथ भी नहीं गुजरा था तो इतना बड़ा चेंज आ गया। तो यू स्विफ्ट चेंजेस आ रहे हैं कि लाइक पहले फैक्ट्स को देख के पता लगता था कि अभी ये इस तरफ मुड़ेगी दुनिया, और अब इस तरफ से होगा तो इस तरफ से होगा। तो सर इस तरफ आप क्या कहेंगे? लाइक अभी जैसे कि हमने लास्ट अपनी डिबेट में भी बात की थी कि एक इंसान के लिए मुश्किल होता है किसी भी चीज को जल्दी फौरन उसको एक्सेप्ट करना, स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए जो पाकिस्तान में स्पेशली जो रहने वाले लोग हैं, थोड़े से हम लोग नई चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, और नई चीजों को तो बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन इस पेंडेमिक ने हमें ये सिखा दिया कि कोई भी चीज कहीं से आए तो हमने एक्सेप्ट करना ही करना है, हमने उसको एक्सेप्ट करना है और हमने उसके साथ रहना है। लास्ट तो लास्ट सर लास्ट गुफ्तगू में ही मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हम हमसे मुराद सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पूरी ग्लोब, होमो बट सैपियंस सर कह लें, हम जी खासे ढीठ लोग हैं, होमो जी सैपियंस। ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी कि मैंने पिछली गुफ्तगू में भी कहा था कि ये आप बहुत जल्दी सोच रहे हैं कि हम डिसिप्लिन हो गए, नहीं, हम डिसिप्लिन नहीं हुए। ओके पोस्ट कोविड वर्ल्ड अभी हमारे गेसेस हैं कि इस किस्म की होगी। फॉर एग्जाम्पल लोग कह रहे हैं कि जी सोशल डिस्टेंसिंग जो है इट विल बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वेयरिंग मास्क विल बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ओके, अगर हम इनको मान भी लेते हैं तो अगर अब हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो अभी भी आपको बहुत वायलेशन नजर आएगी। ठीक है, मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि ये टाइम लगेगा, जैसे मैंने शायद पिछली गुफ्तगू में भी पॉइंट आउट किया था कि जिन कौमों ने तरक्की की उन कौमों पे जंग, उन्होंने जंगों में हिस्सा लिया,
या उन पर जंगें मुसल्लत की गई। उनकी कौमों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 5-5, 7-7 साल का कत्लेआम जंग देखा, फूड राशनिंग देखी, ठीक है। वो उस प्रोसेस से गुजरकर डिसिप्लिन्ड हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि जब सायरन बजना है तो किस तरह करीबी खंदक में जाके छुपना है, फूड को कितनी एहतियात से इस्तेमाल करना है, काम कितना सख्त करना है, सर्वाइवल के लिए कितना सख्त काम करना, मेहनत और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। उनको टाइम लगा, ठीक है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्राइसिस आए हैं, मगर वो किसी ना किसी तरह कैमोफ्लाज हो गए, या आप ये समझे, मैं जी कहना नहीं चाहिए, हम इमदाद के उसमें चले गए कि कोई ना कोई हमारी इमदाद कर देगा, या कोई इस्लामी बरादर मुल्क कर देगा, या बाहर का कोई मुल्क कर देगा, या किसी डोनर एजेंसी से पैसे आ जाएंगे। इवन आप लोगों की अगर बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सुनने में आया। अभी पाकिस्तान को तकरीबन $1.5 अरब कोविड के सिलसिले में एड मिली है मुख्तलिफ डोनर एजेंसीज की तरफ से, वर्ल्ड बैंक एंड अदर्स। तो पिछले 2-3 महीने अक्सर जहां पर मैं गुफ्तगू करने जाता था, या स्काइप पर या जूम पर गुफ्तगू होती थी, तो लोग यही कहते थे कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इमदाद के लिए लोगों को डिक्लेयर कर रही है, इवन हार्ट अटैक वालों को भी डिक्लेयर कर रही है कि उनकी कोविड से डेथ हुई है, सो दैट दे कैन गेट एड फ्रॉम। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कोई भी हुकूमत, खा वो कितनी ही डेस्परेट हो, उसको ये करना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हुआ है, बल्कि अगर कुछ हुआ है तो अंडर रिपोर्टिंग हुई है, ओवर रिपोर्टिंग नहीं हुई है। तो मेरे जाती ख्याल ये है कि, लेकिन लोगों के जहन में ये बात है कि जी हमें पैसे मिल जाएंगे, और पैसे मिल जाएंगे तो बल्ले बल्ले फिर पाकिस्तान में हम अनाउंस करेंगे कोरोना खत्म हो गया। तो ये अभी हमारी कौम डिसिप्लिन नहीं हुई है। 3 महीने के अंदर 26 फरवरी को ये काम शुरू हुआ था, मिड मार्च के अंदर जो है लॉकडाउन की बातें शुरू हुई। तो आप 3 महीने के इस पीरियड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम डिसिप्लिन हो जाएंगे, हम अपने 70 साल की जो कोताहियां हैं या हमारी जो हैबिट्स डेवलप हुई हैं वो तब्दील हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत सख्त डिसिप्लिन की जरूरत है। अगर कौमों ने इसी बात से मेरा सेकंड क्वेश्चन है सर, और ये सर पूछा है पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने सर, ये लम्स किए हैं सर। इन्होंने ये सवाल पूछा है कि जैसे कि हमने लास्ट सेंचुरीज में शेख गवीरा जैसे लोग देखे हैं, हमने लीडर्स देखे हैं, हमने लाइक पॉलिटिशियंस देखे हैं, तो सर जैसे जैसे ह्यूमन कॉन्शियसनेस ने इवॉल्व किया है, लाइक जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं हम लोग इस फेज से इस फेज तक आए और अब ये 21st सेंचुरी है, तो इसमें जैसे जैसे हम लोग आगे गए हैं, तो ये इस तरह के लोगों की स्कार्सिटी क्यों हो गई है? मतलब इस तरह, बल्कि इस तरह के लीडर्स और इस तरह के एक्सेप्शंस को तो और ज्यादा आना चाहिए था, जिस तरह से नॉलेज बढ़ा है और जिस तरह से प्रोग्रेस हुई है वर्ल्ड की। तो इसमें हम लोग क्यों इस चीज में डिक्लाइन कर गए हैं? लाइक दुनिया को क्यों लीडर्स की कमी है? सर ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था विच आई चूज, और ये जो है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अच्छा, नहीं, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक इसका जवाब आपको मिल जाएगा मैक्स वेबर की थ्योरी ऑफ अथॉरिटी से। वेबर ने हमें ये बताया कि 3 किस्म की अथॉरिटी होती है। पहली अथॉरिटी होती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जैसे कि हमारे एक ज़माने में वालदैन की अथॉरिटी होती थी, या रिलीजियस जो फिगर्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनकी अथॉरिटी होती थी, कि हमें सिखाया जाता था कि जी बस इनकी जो बात है वो फाइनल है और एक्सेप्ट करें। अच्छा, दूसरी टाइप जो है वो क्रिज्मेटिक अथॉरिटी है, कि जो लीडर है या जो फिगर है उसका क्रिज्मा बहुत ज्यादा है। और तीसरी टाइप जो है, जो वेबर ने कहा अल्टीमेटली डेवलप होगी, वो लीगल रैशनल है। नाउ विद द एडवेंट ऑफ
tools of information technology like Google and everything. For example, पहले मुझे अपने वालिद की या दादा की बात एक्सेप्ट करनी पड़ती क्योंकि उनका तजर्बा मुझसे ज्यादा था, उन्होंने मुझसे ज्यादा किताबें पढ़ रखी थी। वो मुझे कहते थे कि बेटा इसका जवाब ये है, तो मैं कहता था यार मुझे फौरन पता चल गया, आई मस्ट रिस्पेक्ट दिस सोर्स ऑफ नॉलेज। अब वो सोर्स ऑफ नॉलेज गूगल बन गया। तो एक शटर हुआ है, एक चेंज आ रहा है कि अब ट्रेडिशनल अथॉरिटी, आज मेरा बेटा मेरे साथ बैठ के कहता है यार बाबा ये इस तरह नहीं है, आई हैव चेक्ड इट ऑन गूगल। और मुझे भी जब क्लास में मैं जाता हूं तो आई हैव टू डबल चेक एंड अपडेट माय रिसोर्सेज, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सी लेटेस्ट रिसर्च जो है वो बच्चों, और आपको कहना पड़ता है। अब पहले ज़माने में हम तसव्वुर नहीं करते थे कि हमारा टीचर ये कह दे कि मुझे इस बात का जवाब नहीं पता। आज ये फ़ख्र से हम कहते हैं एज टीचर्स कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, आई डोंट हैव द आंसर फॉर दैट, गिव मी टाइम, आई विल चेक एंड आई विल गेट बैक टू यू। पहले मुझे जवाब चाहिए होता था तो मैं लाइब्रेरियों के धक्के खाता था। मुल्तान के अंदर 2-3 लाइब्रेरीज हैं जहाँ पर आखिरी किताब शायद 1960 में आई होगी या 52 में आई होगी। तो हमें कई सवालों के जवाब नहीं मिलते, मगर आज आपको इंतजार ही नहीं करना पड़ता। आप गूगल के सर्च इंजन में या दूसरे जो आपके सर्च इंजन हैं तो उसमें सर आपके जाकर, कहने का मतलब ये है, सर आपके कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे टेक्नोलॉजी की एज में हम रह रहे हैं, तो इसमें रिसर्च और साइंस ने जिस तरह से इनोवेट किया है, तो अब इस वाली वर्ल्ड में हमें उस तरह के लीडर्स की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत की बात नहीं है। हुआ ये है कि अब जो ट्रांजिशन आई है उसमें लीडरशिप का कैरेक्टर चेंज हो गया, ठीक है। और आपके सामने ये लोग आ गए हैं जो कि क्रिज्मेटिक लीडर तो हैं, बट वो सब्सटेंस जो आप डिमांड कर रही हैं वो उनके पास नहीं है। जी सर, ये इसीलिए आप देखेंगी कि ट्रम्प बहुत ही एंड अदर्स दे रिलाई ऑन सोशल मीडिया अ लॉट। ओके, ठीक है, दे रिएक्ट टू थिंग्स विदाउट थिंकिंग, क्योंकि वो ये समझते हैं कि बस ये इंटरनेट पे, ये फेसबुक पे आ गया तो इसका जवाब भी फेसबुक पे दे दो, हर किसी की टीम। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक ट्रांजिशन, यही लीडरशिप के अंदर हमें चेंज नजर आया। मगर अल्टीमेटली आपको वो, आपकी जो नौजवान नस्ल है स्पेशली, और आपका स्पेशली पाकिस्तान का माशरा ये इस तजब्जुब से गुजर रहा है। अगर आप अपने पेरेंट्स से या बड़ों से बात करेंगी तो वो कहेंगे आजकल के बच्चे बहुत बदतमीज हैं, क्योंकि वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो यही लीडरशिप में है। एंड इवेंचुअली आप देखेंगे कि अब आफ्टर दीज एक्सपेरिमेंट्स लोग लीगल रैशनल अथॉरिटी की तरफ देखें। सर इसको जरा एक्सप्लेन कर दे, लीगल रैशनल अथॉरिटी। लाइक ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ओके देयर इज अ फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके सर अंदर जब मैं हार्डवर्ड, क्लाइम करता हूं, डीसी की जो पावर्स हैं वो डिफाइंड है, ठीक है। उसकी अथॉरिटी के मयार डिफाइंड है, दैट इज लीगल रैशनल अथॉरिटी। तो इवेंचुअली व्हाट आई फोरसी इज कि लीगल रैशनल अथॉरिटी की तरफ लोग देखेंगे। और ये फेज जो एक पॉपुलिस्ट था, अमेरिका के अंदर देखें व्हाट इज हैपनिंग विद ट्रम्प, मोदी के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। और आप आगे आने वाले 2-3 महीनों में देखेंगे कि मजीद इंडिया जो है वो क्राइसिस का शिकार होगा। मुझे कहना नहीं चाहिए मगर हमारे मुल्क के अंदर हालात को इतने अच्छे नहीं है, ठीक है। सर अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू सर वहां पर इस बात पे डिबेट हो रही है, इस बात पे रिसर्च हुई है, और कि अब जो जैसे कि अब वर्ल्ड डिजिटल वर्ल्ड पे तो काफी अरसे से है, लेकिन अब डिजिटल वर्ल्ड के एक न्यू वर्जन में आ चुकी है, और इस पे जो है वर्ल्ड हैज शिफ्ट नाउ इन दिस पोडियम। तो सर अब जो मैनेजर्स, जैसे कि पहले हम लोग हर ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं डिफरेंट लीडर्स एंड डिफरेंट लाइक sorry, not leaders, like different managers of different things, like this is that manager, this is that manager.
तो सर अब इस आईटी की वजह से और इस डिजिटल वर्ल्ड की वजह से चीजें जो हैं वो लाइक लिमिटेड हो गई हैं, लाइक ड्यूटीज लिमिटेड हो गई हैं। तो इस चीज पे उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की तरफ से कि अब मैनेजर्स को लीडर का काम करना होगा, क्योंकि वर्ल्ड नीड कॉपरेशन। और इससे जो है जो हम्बल लीडरशिप है सर, जो हम्बल लीडरशिप है उसका आगाज होगा हमारी सोसाइटीज में। और ये इसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री पाकिस्तान सोसाइटी में भी लाइक काफी इसको पॉजिटिवली देखा जा रहा है कि जैसे कि अभी आपने बात की कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो लीड करेगी। तो सर ब्यूरोक्रेसी में भी फिर इंक्लूसिवनेस आना बहुत जरूरी है, और ब्यूरोक्रेसी का भी जो फंक्शन है वो भी काफी लिमिटेड हो जाएगा टू एन एक्सटेंट। और सर इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी आने की जो है वो हम देख सकते हैं इन फ्यूचर के, इसमें भी काफी फ्लेक्सिबिलिटी ब्यूरोक्रेसी में आ सकती है। और एक लीडरशिप, एक हम्बल लीडरशिप का आगाज हो सकता है सर हमारी सोसाइटी में भी। ब्यूरोक्रेसी का तो एग्जांपल मैंने ऑफ कोर्स आपको समझाने के लिए दिया, विच इज एग्जांपल इवन इफ यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, यू हैव लिमिटेड पावर। आप बादशाह नहीं है। देखिए एक जमाना था जब आप कहते थे जिल्ले इलाही जिल्ले सुभानी, शैडो ऑफ गॉड, ठीक है जी, और बादशाह के सामने लोग जाकर कहते थे जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं, क्योंकि बादशाह के की जबान से निकला हुआ कोई भी लफ्ज कानून होता था। आज ऐसा नहीं है। आज एतराज ही क्या है लोगों को इमरान खान साहब पर, प्राइम मिनिस्टर साहब पर, और वो यही है कि वो जवाबदेह नहीं है। वो पार्लियामेंट आके जवाब नहीं देते। तो जब आप जवाब, आपको ये एहसास होता है कि आप जवाबदेह हैं, जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज में, न्यूजीलैंड के अंदर, कनाडा के अंदर आप देखते हैं, जहां वजीर आजम अपनी आवाम के सामने जाके, मुंतखब नुमाइंदों के सामने जाके जवाब देता है, तो हम्बलनेस तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, या ये ऑफिसेज हो गवर्नमेंट के, everybody needs to be legal, rational and humble. ओके सर। और सर इससे हम हम्बल लीडरशिप मींस सर्वेंट लीडरशिप का भी आगाज हम देख सकते हैं, लाइक डिफरेंट कॉर्पोरेशंस में और डिफरेंट वर्क प्लेसेस पे। सर एक होती है गुलामी वाली हम्बलनेस, लाइक एक है सर्वेंट लीडरशिप से एक सर आगाज सर इस तरह से है क्योंकि बिकॉज आफ्टर दिस पेंडेमिक वी ऑल come to know about it that it is not the game of survival of the fittest. It is the world need cooperation now. So I would like to be more cautious for both extremes. For example, I'll be cautious when I'll say that the world will be very pessimistic after pandemic, and on the other hand, I will be cautious if I'll say that world will be very good after pandemic. तो मेरा ख्याल है कहीं रियलिटी मिडवे में आके आएगी। होता ही है कि जब अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा गिरा देते हैं या बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है, हम डिसइल्यूजनड हो जाते हैं। तो लेट्स बी रियलिस्टिक। आई डोंट थिंक सो दैट कोई बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होगा। रियलिस्टिक आगाज हो सकता है अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। मतलब इससे जो है जिस तरह से टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी आना और जिस तरह से ऑटोमेशन में जाना और लाइक लोगों की ड्यूटीज का काम होना, वो लोग जो डिफरेंट मैनेजिंग का काम करते थे वो शिफ्ट हो जाएगा उस पे, आईटी पे, ऑटोमेशन पे। और हरीरी ने ये बात, हरीरी ने पेंडेमिक से पहले ये जो आपने किताबें पढ़ रखी होंगी 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, उससे पहले एरिक हॉसबॉर्न ने भी इस किस्म की इंडिकेट किया था जी चीज़ों को। सो कहने का मकसद है कि हम तो हरीरी तो ये बात कर रहा था कि within 20 years by 2040 he was saying कि दुनिया में मिलियंस ऑफ जॉब्स खत्म हो जाएंगी बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन अभी ट्विटर ने क्या किया है, ट्विटर ने अपने एम्प्लॉइज को कह दिया है कि इवन इन द लॉन्ग रन यू कैन वर्क फ्रॉम होम। आप सोचें कि ट्विटर का जहां ऑफिस था, अगर वो रेंटेड प्लेस हो या खरीदा भी हो, तो उनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं डंप हो गए, इन्वेस्ट हो गए फॉर बाइंग। अदरवाइज
लाखों डॉलर किराया उसका देना पड़ता. By just placing, and because of the virtue of IT and other telecommunication advancement, now employees can sit home. सारे Yes, sir. overhead expenses बच गए. तो सर ये वही बात है कि आईटी पे जब शिफ्ट हो जाएगी ना, आईटी पे जब शिफ्ट हो जाएगी तो जो एक बंदा एक ओवरलैपिंग है जॉब्स की परफॉर्मेंसेस में, जो ओवरलैपिंग है कि एक बंदा डिफरेंट काम वो एक ही लेवल के कर रहा है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, तो सर उसकी ये खत्म होगी. और इससे जो है फ्लेक्सिबिलिटी से लीडरशिप की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी. देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज दैट यू आर सेइंग, बट दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी. This is the good side of something, and the other side is कि क्या वो लोग जो घर बैठ के काम करेंगे, जिसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होगा, जी, वो क्या लोगों तक उनकी सैलरीज बढ़ेंगी, वो जो किराए की जो पैसे बचेंगे, और इस नतीजे में जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. सर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो देखा जा रहा है दो तरह के एस्पेक्ट्स. डिजिटल वर्ल्ड में जैसा कि अभी आपने कहा कि हरेरी ने भी कहा, आपने भी कहा, और लोगों ने भी कहा कि वर्ल्ड ऑफ कोर्स ऑटोमेशन में जाएगी. और मैंने तो हरीरी को कोट किया. डिजिटल एज पे जो लाइक जॉब्स, सर ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सर जॉब्स जो खत्म हो रही हैं, सर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जॉब्स और क्रिएट भी होंगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही सर जॉब्स क्रिएट होंगी. लेकिन सर इन अ मीनवाइल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का जो फेस है सर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का जो फेस है सर, वो प्लांटिंग और लाइक दोबारा से लैंड पे आ रहा है, प्लांटिंग पे आ रहा है सर. और उस लोग जो है वो इस तरफ भी मूव करेंगे फार्मिंग की तरफ, चाहे वो होम फार्मिंग है या चाहे वो लाइक नेशनल लेवल पे फार्मिंग है. तो सर लोग फार्मिंग की तरफ भी मूव करेंगे, स्पेशली जो ये सब कॉन्टिनेंट है पाकिस्तान एंड इंडिया. सर इस पे जो लास्ट डिबेट में हमने जो सवाल किया था कि जो दुनिया के जितने भी जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो एक्सपर्टीज हैं सर, वो ग्रीन रिकवरी मांग रहे हैं. ग्रीन, सर आपको याद है कि आज से डेकेड्स पहले रेड रेवोल्यूशन आया था जिसमें लाइक फार्मर को ये कहा गया था कि जी पेस्टिसाइड्स हैं तो ये फर्टिलाइजर्स हैं, हम इस तरह से सेव कर सकते हैं, जिससे फार्मर्स को भी बहुत नुकसान हुआ था और जिससे हमारी ऑर्गेनिक फूड को भी काफी नुकसान पहुंच चुका है. अब सर वो ग्रीन रिकवरी की बात हो रही है. सो तो ग्रीन रिकवरी में बात दरअसल ये है कि ग्रीन रिकवरी इट इज नॉट द ग्रीन रिकवरी. ग्रीन रिकवरी ये है सर कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही वो लोग खत्म करने का सोच रहे हैं कि और इस पे जो है सर, जो वंदनी शिवा एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं और वो इस पे काफी ओवर द डेकेड्स इस चीज पे काम कर रही हैं इंडिया में. तो सर उन्होंने एक बुक लिखी है 1% वननेस वर्सेस वननेस, कि वो लोग जो है हमारा जो सीड है, सीड जो एक फार्मर सीड प्रोड्यूस करता है, और पहले भी रेड रेवोल्यूशन की वजह से मिलियंस ऑफ फार्मर्स हैव डाइड इन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो अब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ये लोग दोबारा से जो है एक ग्रीन रिकवरी की सूरत में एक तरह से कंट्रोल ला रहे हैं. हमारा सीड तक ये लोग जो है उसको खुद वो प्रोड्यूस करेंगे थ्रू लाइक बायो फार्मिंग और लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग और समथिंग एल्स. अच्छा चलिए, तो सर इस पे आप क्या कहेंगे? मैं आ रहा हूँ. इस पे आप क्या कहेंगे? मैं बड़ा तो अपॉर्चुनिटी है कि लोग फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं, दूसरी तरफ साइंटिस्ट जो है और दूसरी तरफ जो कैपिटलिस्ट हैं वो हमारी फार्मिंग तक जो है वो और मजीद उसको ऑर्गेनिक मैं इसको बड़ा क्विकली 2 पार्ट्स में करके आंसर कर देता हूँ आपका. आपने शुरू में जो बात की थी उसमें अगेन आई डोंट वांट टू साउंड पेसिमिस्टिक, बट आई एग्री टू सम एक्सटेंट विद हरीरी, और वो ये कहता है कि जी जो आगे वाला एक क्राइसिस है जिसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लिख के कंट्रीब्यूट भी करूँ, कि एक क्लास ऑफ इररेलेवेंट पीपल क्रिएट होगी. अभी तो हम बात कर रहे थे वर्कर्स की और बुर्जुआ की, प्रोलेटरिएट की और बुर्जुआ की. हम बात कर रहे थे अनएम्प्लॉयड की और बुर्जुआ की. आगे आने वाले टाइम में वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्लास दैट इज इररेलेवेंट, व्हिच मींस उसके पास वो डिजिटल नो हाउ ही नहीं है कि पार्टिसिपेट कैसे कर रहे हैं इकोनॉमी में. पहली बात ये. दूसरी बात ये कि देखिए, that's why I have made my channel stay relevant with Faryal, ठीक है, because there are lots of, yes sir, that's why I have in a like
I made this initiative, and I am doing podcasts on different issues with different intellectuals, different writers, different journalists, different experts, different political scientists, social scientists, ताकि जो है सर जो हम इस टेक्नोलॉजिकल एज में देयर इज अ बम्बार्डमेंट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, और जो यूथ है और जो एडल्ट्स हैं और हम जैसे यंग एडल्ट्स हैं सर, हम इतनी कंफ्यूजन और इतना मेंटल जो कैटास्ट्रॉफ है एक तरह से सर, उसको उस इस एज में रेलिवेंट रहना सर बहुत जरूरी है. वी आर नॉट अलाइंड, ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज नॉट अलाइंड विद आवरसेल्व्स. True. तो इसके लिए सर आप जैसे लोगों की एजुकेशन की बहुत जरूरत है. Analysis on बिल्कुल सही है. I think kudos to you, शाबाश, you are doing a very good job. Now what I am saying is that इसको अभी एनालाइज करना बड़ा जरूरी है कि क्या ये जो irrelevance की क्लास जो प्रोड्यूस होगी उसको उसके क्या चैलेंजेस माशरे के ऊपर होंगे और किस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जन्म लेगा. क्या वो वही कॉन्फ्लिक्ट होगा जो प्रोलेटरिएट वर्सेस बुर्जुआ था या कोई डिफरेंट होगा. अच्छा यार मैसेज भी होना चाहिए. And sir, last question is how you can see the democratic culture sir in Pakistan after this pandemic. लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि डेमोक्रेसी आई थिंक वी हैव टच्ड इट, और हमने कहा था ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के ज्यादा चांसेस हैं आने के, बिकॉज हमें यही पता चल रहा है कि जहाँ जहाँ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे पेंडेमिक को बहुत अच्छा टैकल किया गया है, लाइक चाइना. तो सेंट्रलाइज्ड रूल. तो मुझे डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल फ्यूचर नजर नहीं आ रहा. मुझे यही नजर आ रहा है जी, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान. मुझे यही लग रहा है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको सख्त गिर होना पड़ेगा अगर वो इस क्राइसिस से निकलना चाहते हैं. तो इतना आई एम नॉट very hopeful about the future in this particular scenario. Okay. And sir, democracy की कोई न्यू फॉर्म हमारे सामने आ सकती है इस हवाले से? मैं पहले भी डेमोक्रेसी के साथ एडजेक्टिव्स नहीं लगाता जी. आई थिंक डेमोक्रेसी होती है या नहीं होती है, बट I don't feel कि कोई जिसको आप ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं वो कोई ना पहले थी हमारे मुल्क में, ना मुझे लग रहा है आगे आने वाले सालों में वो नजर आएगी. ओके सर. नया अगर आप चाहती हैं तो मैं एक एडजेक्टिव, कॉम्प्रोमाइज डेमोक्रेसी, समथिंग लाइक दैट. Yes, okay. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you for so this nice of wonderful. You, it was nice talking to you again. Thank you. Sir, thank you. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.